हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल से 2023 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। दो नंबर देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता थीटा के बीच संबंध क्या है। तो एफ और आर के बीच क्या संबंध है। तो एफ इजिकल टू आर बाई 2 होता है। ऑप्शन नंबर कितना में है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है, एफ इजिकल टू आर बाई 2। 3 नंबर देख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। मतलब जो चेंज नहीं होती है जब अपवर्तन होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता है। तो वेग भी चेंज हो जाता है, तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देख लेते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता ना, तो एफ कितना दिया हो 1 मीटर, कितना प्लस या माइनस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में आती है, प्लस में, इसलिए प्लस हो जाएगा। और पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/f। पी इज इक्वल टू 1 और एफ की जगह 1, तो पी इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 डायप्टर। तो प्लस 1 डायप्टर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर देख लेते हैं क्या है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4D मतलब पी दिया हुआ है 4D, और हम लोग को क्या मांगा है एफ। एफ इजिकल टू हार्ट दे देते हैं, कौन सा फॉर्मूला से सॉल्व होगा। तो पी इजिकल टू 1/f, पी इजिकल टू 1/f, पी की जगह रखेंगे 4 इजिकल टू 1/f और क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा 4f इजिकल टू 1। तो f इजिकल टू 1/4, जब हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा f इजिकल टू 0.25 मीटर, लेकिन हमें ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर से बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देंगे। तो गुना जैसे ही कर देंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है 25 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर देख लेते हैं क्या है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है, तो मानव में है, ठीक है, इसी का और एक वो क्या नाम है, रेटिना। रेटिना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देख लेते हैं कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, अनंत है। और अगर निकट बिंदु पूछता निकट तो हो जाता 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 नंबर देख लेते हैं क्या है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित पुतली करता है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये होगा पुतली। 10 नंबर क्या है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है। तो मानव नेत्र में लेंस होता है उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ आभासी और सीधा भी बनाता है, लेकिन हम जनरली बात करते हैं कि किस टाइप का बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उल्टा तथा वास्तविक, ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उल्टा तथा वास्तविक। 11 नंबर देखते हैं 1 kWh मतलब 1 किलोवाट पर आवर निम्न में किसकी इकाई है। तो किलोवाट और वाट किसका इकाई होता है, शक्ति का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक्ति का। 12 नंबर है कूलम किसका एसआई मात्रक है। कूलम मतलब सी किसका एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश का। 13 नंबर देख लेते हैं कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो इसको आप इस तरह सोचिए कि विद्युत मोटर में क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वो विद्युत जो पंखा होता है वो फन 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 घूमने लगता है। मतलब हम क्या किए, विद्युत ऊर्जा दिए, वो हमें क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मतलब इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग जैसे ही स्विच को ऑन किए वो घूमने लगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए, मतलब कहे तो इलेक्ट्रिक करंट दिए, वैसे ही वो क्या दे दिया, हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी दे दिया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में नहीं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो आप मतलब क्या करते हैं, घुमाते हैं और वो विद्युत ऊर्जा देता है, तब उसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो ये होगा विद्युत जनरेटर में, लेकिन इसमें होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
ठीक है। 14 नंबर देख लेते हैं कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है। अपघटन का मतलब ये होता है वियोजन, अपघटन का मतलब ये होता है वियोजन, ठीक है। फिर भी आपको समझा देते हैं कि जल का विद्युत अपघटन मतलब क्या करते हैं कि एक गो लीजिए, वहाँ पर पानी डाल लीजिए और 2 गो ऐसा किल ले लीजिए, उसको डायरेक्ट लाइन से मतलब करंट से जोड़ दीजिए, ठीक है। एक गो होगा कैथोड और एक गो होगा एनोड, और जब इसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा बूंद 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 आ जाएगा और यहाँ से एक गो गैस निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, H2O जल को किस में टूट गया, H2O प्लस O2 में टूट गया। तो ऐसा कौन सा अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया। जब एक छोटे उत्पाद बनाते हैं तब उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में है वियोजन, ऑप्शन नंबर बी में है वियोजन अभिक्रिया। 15 नंबर देख लेते हैं क्या है कि CuO प्लस H2 CuO H2O। तो दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन देखने के लिए हम लोग सबसे पहले जब भी देखते हैं तो अभिकारक पर देखते हैं, उत्पाद पर नहीं, ठीक है। तो उपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन किस में जुड़ा है, CuO में तो ऑक्सीजन है ही और H2 में नहीं है इधर, और इधर जाकर क्या हुआ H2O बन गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। तो उपचयन पूछा है तो यही हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इधर नहीं था लेकिन इधर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। 16 नंबर देख लेते हैं कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4 और एक गो लोहे का कील है मतलब Fe2 है। तो ये क्या बना देगा, ये मतलब Fe इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, Fe Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। इसका मतलब क्या कि Fe इसका लवण को ले लेगा, SO4 बन जाएगा और प्लस U बन जाएगा। तो इस प्रकार का अभिक्रिया किस में होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया किस में होता है, विस्थापन अभिक्रिया में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया। 17 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक कौन होता है, लिटमस पथ। क्यों होता है, क्योंकि ये एक पौधे से मिलता है जिसका नाम है लिचेन। अगर इसमें 18 नंबर देख लेते हैं कि किसी बिलियन का pH मान 10 है, वो निम्नलिखित में क्या है। तो 10 तो 7 से अगर कम होगा, 7 से कम तो हो जाएगा अम्ल, 7 ही अगर रहेगा तो हो जाएगा क्या लवण, और 7 से जहाँ मतलब ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा, क्षारक या क्षार जो बोलिएगा, क्षारक बन जाएगा। तो यहाँ 7 से ज़्यादा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्षार। कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो दिया गया चित्र क्या सूचित करता है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, ठीक है। 20 नंबर देख लेते हैं क्या है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली को हम लोग बांग्ला में क्या कहते हैं, तितोल कहते हैं कि नहीं, इसलिए आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि तितोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल। याद करने का शॉर्टकट ठीक है। अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो पारा है, ऑप्शन नंबर बी पारा। 22 नंबर देख लेते हैं निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो अग्निशामक बनाने में NaHCO3 बनाए थे, इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 23 नंबर देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का किस आधार पर बना है। अगर हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वो किससे बना है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या से बना है। और यही अगर हमें मेंडलीव का या न्यूलैंड उस सब का पूछता तो किसके आधार पर बना था, वो परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास के आधार पर बना था। और ये किस में बना है, परमाणु संख्या पर बना है। तो इसका इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर देख लेते क्या है कि निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु को कैसे पहचानेंगे। तो एक गो ट्रिक क्या है कि कटरीना ने कार मंगाई अल्ट्रा जेडन Fe। इतना मतलब और भी होता है लेकिन इतना दूर याद कीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe मतलब लोहा हो जाता है। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम। तो देख लेते हैं पोटेशियम है कि नहीं। तो हाँ ऑप्शन नंबर ए में है पोटेशियम। 25 नंबर क्या है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को कहते हैं। तो इसे ही दोस्तों कहते हैं खनिज, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर देख लेते हैं कि प्रोपेनॉल, नॉल जैसे कि आप देखते ही पता चल गया कि नॉल मतलब ऑल किस में होता है, एल्कोहल में। तो देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि प्रोपेनॉल कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, मतलब प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो एल्कोहल मौजूद है, क्योंकि प्रोपेनॉल, नॉल का मतलब होता है क्या, ऑल, और ऑल किसका सफिक्स है मतलब
अनुलग्न कहे तो है किसका, अल्कोहल का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर देख लेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका प्रकाश संश्लेषण का हम लोग ई बना लेते हैं समीकरण, C6H12O6 जब टूटता है तो क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O प्लस 6O2, ठीक है, यही बनता है ना। तो क्या है ऑप्शन नंबर, जल का टूटना, जल तो टूट रहा है, ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन भी मुक्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो रहा है, और ऑक्सीजन भी मुक्त हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो ऊपर से और नीचे दोनों की ओर, शायद ऑप्शन नंबर सी, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। 29 नंबर देख लेते हैं कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं नेफ्रॉन या वृक्क। कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, सी एथिलीन। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है, पक्षी का पंख भी, इसलिए इसका सही से ऑप्शन नंबर ए समझाती अंग हो जाएगा। 35 नंबर देख लेते हैं कि मेंडेल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे को चुना। सब्जेक्ट में आपको ये पूछा जा सकता है कि मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो इसका विस्तार से लिख दीजिएगा, नहीं तो हम मॉडल पेपर जो आएगा उसमें हम पूरा सॉल्व कर देंगे टर्म 2 का। 36 नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक का मतलब क्या होता है, जो मूल होता है। तो मूल कौन होता है, तो घास से ये लोग खाता है, सांप घास, मेढक घास खाता है, घास को फिर कौन खाता है, सांप खाता है, फिर सांप को कौन खाता है, तो ग्रास हॉपर। 37 नंबर देख लेते हैं क्या है कि इस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण कैसे होता है। शाकाहारी का मतलब कौन क्या होता है, जो मांस वो सब नहीं खाता, मतलब घास खाता है। घास कौन खाता है, जो पहले वाले चरण में होता है वही खाता है। मतलब घास कौन खाएगा, जैसे मेढक खाएगा या कहे तो बकरी खाएगा। वो बकरी को कौन खाएगा, तो बकरी को खाएगा शेर हो गया, मतलब वो 3 नंबर चरण में चला गया। लेकिन पहले वाले पोषी स्तर क्या होता है, शाकाहारी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पोषी स्तर का। 38 नंबर देख लेते हैं कि ओजोन परत के अध्यक्ष के लिए जिम्मेदार है, मतलब अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 39 नंबर देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। मतलब जैव मात्रा का मतलब क्या होता है, जैसे कि नवीकरण जो होता है वही कहलाता है जैव नवीकरण। तो ये क्या है, अनवीकरण, मतलब जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और 40 नंबर देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए, तभी हम वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, पवन चक्की लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा।